ज्वाइन कर जाएंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग. सो कैन वी हैव द वीडियो नाउ? Rahul, no sound coming. Hi Puneet, can you look at the sound is 2017 फिट्जी एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत हुआ. इसका मुख्य उद्देश्य था नियमों का पालन करने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना, पॉन्जी स्कीम से भेद करना और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना. देश भर में डायरेक्ट सेलिंग को लोकप्रिय और नीति संगत बनाने हेतु फिट्जी ने 9 सफल कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया. फिट्जी फाउंडेशन समिट 6 अप्रैल 2018 नई दिल्ली. मुख्य अतिथि श्री रामदास आठवले जी. फर्स्ट कॉन्क्लेव 3 अगस्त 2018 श्रीनगर जम्मू कश्मीर. डायरेक्ट सेलिंग अवेयरनेस सेशन. सेकंड कॉन्क्लेव 5 अक्टूबर 2018 शिमला हिमाचल प्रदेश. मुख्य अतिथि श्री किशन कपूर जी. थर्ड कॉन्क्लेव 16 अक्टूबर 2018 लखनऊ उत्तर प्रदेश. मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग जी. फोर्थ कॉन्क्लेव 2019 नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के अधिकारी यू और सीआई प्रतिनिधियों की उपस्थिति. फिफ्थ कॉन्क्लेव 18 सितंबर 2019 चंडीगढ़ पंजाब. मुख्य अधिकारी श्री के सिन्हा व श्रीमती सिमरजोत कौर. सिक्स्थ कॉन्क्लेव 2023 लखनऊ उत्तर प्रदेश. मुख्य अतिथि श्री सुरेश खन्ना जी. सेवेंथ कॉन्क्लेव 24 जुलाई 2024 कोलकाता पश्चिम बंगाल. टीम ट्रेनिंग एजुकेशन अवेयरनेस मॉनिटरिंग. एट कॉन्क्लेव 13 सितंबर 2024 हैदराबाद तेलंगाना. मुख्य अतिथि श्री जयेश रंजन IAS. विशिष्ट अतिथि श्री DS चौहान IPS. फिट्जी ने समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सक्रिय बैठकें की. 17 मई 2024 माननीय श्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात. 21 मई 2024 पंजाब सरकार के श्री विकास गर्ग जी से बैठक. 7 जून 2024 महाराष्ट्र सरकार के श्री रंजीत सिंह देओल जी से संवाद. 9 मई 2024 उपभोक्ता मामलों की सचिव श्रीमती निधि खरे जी से मुलाकात. श्री राजेश नागर हरियाणा. श्री कोशी शिखराय असम. श्री जयंत जी तारी गोवा. श्रीमती नीलम मीणा बंगाल जैसे अनेक वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद. डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी के तहत हम विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं. कानूनी माप विज्ञान सत्र दिसंबर 2016 पुणे. GST प्रशिक्षण फरवरी 2017 दिल्ली. डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों पर प्रशिक्षण जून 2018. डायरेक्ट सेलिंग कानून और नियमों पर प्रशिक्षण दिसंबर 2019. PCMC अधिनियम के अपराध मुक्त करने पर वेबिनार 29 जुलाई 2020. कानूनी माप विज्ञान जागरूकता सत्र 22 जून 2024. इन सत्रों के माध्यम से हम कंपनियों, डायरेक्ट सेलर्स और सरकारी अधिकारियों को नियमों की गहन जानकारी प्रदान करते हैं. फिट्जी टाइम्स हमारा मासिक प्रकाशन और न्यूज पोर्टल वर्ष 2017 में शुरू किया गया. यह डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की खबरों, शोध और विश्लेषण का भरोसेमंद स्रोत है. फिट्जी के साथ जुड़ रहने के लिए और हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए धन्यवाद. हमारा उद्देश्य है कि हम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को नैतिक और उपभोक्ता केंद्रित दिशा में आगे बढ़ाएं. okay. Thank you so much for the video, Deep. Can you give me the sharing right? Yes, sir. Okay. I believe if my screen is visible, if you can give a thumbs up or something, so that we can know my screen is visible. Okay. Thank you so much. दोस्तों, आज का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर जो है कि हम एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और हमारा जो 70% जो हमारे लोग हैं हिंदुस्तान के, वो खेती से किसी न किसी तरह के से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. अब खेती को ग्रो करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उसका फर्टिलाइजर है, उनके बायोस्टिमुलेंट्स हैं. ना ये जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है खेती को इंक्रीज करने के लिए, इसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एक रोल प्ले करती हैं. उन प्रोडक्ट्स को बनवाती हैं मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके, या मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स लेती हैं, उसको थर्ड पार्टी मार्केटिंग करती हैं.
अब इनको मार्केटिंग करते समय अब सरकार के कई नियम हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आज का जो सेशन है, आज के जो हमारे मेन स्पीकर हैं विपिन सर, वो आज हमें बताएंगे कि क्या एक्चुअल में चैलेंजेस हैं इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में, सरकार क्या सोचती है। अगर मैं विपिन सर के बारे में आपको बताऊं तो विपिन सर बहुत मल्टी फेसेड रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। शायद ही कोई ऐसा रोल है जो विपिन सर प्ले नहीं करते। करंटली ही इज द सीईओ ऑफ बसाई विच इज द बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ना 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है रेगुलेटरी अफेयर्स में, सस्टेनेबिलिटी और बायोसाइंसेस में काम करने का। वो वेरियस गवर्नमेंट कमिटीज में है जहां पे वो इनपुट देते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक बेनिफिशियल रूप में किसानों तक पहुंचाया जा सके। ही इज ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ वेरी ग्लोबल कमिटीज ऑल्सो, जहां पे वो इंडियन मार्केट को भी स्टडी किया जाता है। एंड ही पब्लिश्ड लॉट ऑफ लिटरेचर जिनके अंदर ये निकल के आता है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है और सरकार से हमें क्या चाहिए। He has won numerous awards from Excellence in Agri Journalism, which is 2021, from a Strategic Vision in Regulatory Affairs in 2023, and has also been awarded as Outstanding Professional Award in 2024. We are so much honored to have you, sir. Thank Thank you you. so much for honoring us with your time, sir. Thank you, Vipin, sir. Thank you. Thanks for the lovely introduction, Rahul. सेकेंड, फॉर दिस सेशन टू टेक फॉरवर्ड, और विपिन सर से जो इंडस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस पुनीत जी के पास आते हैं। नाउ पुनीत जी इज नोन एज अ कंप्लायंस मैन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जनरली आप में से जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में वो जानते हैं कि पुनीत जी रोज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितना कुछ बात करते हैं। नाउ पुनीत इज एक्चुअली co-founder for PeopleByte Infotech, which is India's biggest consulting firm as of now. He's also the joint secretary for FITSE, which is Federation of Indian Direct Selling Industry. Along with this, he is also general secretary for D2CI. It is a new setup जहां पे direct to consumer setups के बारे में रिसर्च की जा रही है। It involves a lot of e-commerce player also, agri startup, tech startup वाला एक community है जो D2CI association में join कर रहा है। He's been awarded as the CEO Council for the best consulting firm and also a nationwide award. Now Puneet ji will be moderating the session in terms of question पूछने में, sequence में. Now I give you gentlemen the floor to take forward the discussion. So पुनीत जी, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, कैसे हैं, और आज विपिन सर आपके सामने हैं। आप में से जो भी लोग इनमें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो चैट में लिख सकते हैं, वो पुनीत जी आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वी कैन हैव एन ओपन डिस्कशन ऑल्सो एज एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड। एंड लास्टली, अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे या सेशन खत्म होगा तो विल शेयर अ नंबर टू यू सो दैट यू कैन कनेक्ट विद अस। सो ओवर टू यू पुनीत जी एंड विपिन जी नाउ। Thank you, sir. Thank you for giving such a good introduction. Vipin sir, good morning. Very good Welcome to morning. this session. सर, हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। काफ़ी कंपनीज को काफ़ी इश्यूज भी आते हैं प्रोडक्ट मार्केट करने में। अभी जैसे एक ये रीसेंट एक एडवाइजरी आई है जुलाई 2025 में रिगार्डिंग सेल ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि इस पे कैसे आगे सेल्स हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इंडस्ट्री के बिहाफ पे पूछना चाहूँगा, जिस पे हमें क्लैरिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करता हूँ सर, बेसिक क्वेश्चन से। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि किन प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है बायोस्टिमुलेंट्स के अंडर, और ये कैसे फर्टिलाइजर कैटेगरी से डिफरेंशिएट करते हैं। Okay, first of all, a very good morning to everybody joining in this webinar. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस वेबिनार में शामिल करने के लिए। पुनीत सी, आप लोगों को ये जानना चाहिए और पता होना चाहिए कि 23 फरवरी 2021 में जिस टाइम बायोस्टिमुलेंट का रेगुलेशन नोटिफाई हुआ तो वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर हुआ। ठीक है, अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है? इट इज नॉट एन एक्ट, इट इज नॉट अ लेजिस्लेशन, इट इज अ नोटिफाइड ऑर्डर विद इन द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये जानना बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि कोई भी एक्ट जब एनैक्ट होता है तो उसका एनैक्टमेंट तभी हो पाता है जब उसके रूल्स बनते हैं। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ द प्रोविजन फॉर अ नोटिफाइड ऑर्डर है।
and fertilizer control order was notified in 1985 for controlling the distribution and sales and manufacturing of fertilizers or import also, right? जिस टाइम 1985 में जब ये आया, जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड, ओके, तो जिस टाइम ये आया उस टाइम सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए आया, इंपोर्टर्स के लिए नहीं था। 1993 में एक गजट के द्वारा उसमें इंपोर्टर्स शब्द भी ऐड किया गया, जो कि कहा गया कि एफसीओ में जहां जहां मैन्युफैक्चरर शब्द होगा उसके साथ में ऑब्लिक करके इंपोर्टर्स इंसर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द 23rd Feb 2021 गजट notifying biostimulant regulations within the FCO. अगर आप FCO में क्लॉज 2 में देखेंगे, क्लॉज 2 में देखेंगे, तो 2H जो है दैट इज बेसिकली फॉर डिफाइनिंग फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर की डेफिनेशन के बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बायोस्टिमुलेंट्स एंड नैनो यूरिया। ये आज के तरीके में ये चीज लिखी हुई है, डेफिनेशन है, बायोस्टिमुलेंट्स का डेफिनेशन है, और हम लोग दुनिया में सिर्फ सेकंड कंट्री है जिसके पास नोटिफाइड रेगुलेशंस हैं बायोस्टिमुलेंट्स के ऊपर। पहला हम ये मान के चलते हैं यूरोपियन यूनियन के पास है, ठीक है। अब ये तो हुआ कि बायोस्टिमुलेंट्स फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन में आ गया, जो आपका पहला सवाल था। अब वो बायोस्टिमुलेंट क्या है? अब वो बायोस्टिमुलेंट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके स्केड्यूल 6 में नोटिफाई होंगे, ओके। ये प्रोडक्ट्स बायोस्टिमुलेंट्स को तो अब नाम दिया गया है, पहले इनको कई नाम दिए थे, बायो हर्बल्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, और अब उसको नाम दे दिया गया बायोस्टिमुलेंट्स, दोज प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट सॉइल वगैरह में अनयूज्ड है उसको किसी तरह प्लांट को और देने का है। अगर उसका 10-15% अपटेक है तो उसको 20-25%, 30% तक ये वाले प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट्स जो नोटिफाई हुए हैं, इसमें इन्होंने पहले कहा कि जो तो लोग 3 साल से पहले बायोस्टिमुलेंट और ये वाले प्रोडक्ट बेच रहे थे, उनको हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। कुछों को मिला, कुछों को नहीं मिला, ठीक है। आज की तारीख में भी कई लोगों को नहीं मिला अभी तक, राइट, और 4 बार एक्सटेंशन हो चुकी है। क्यों नहीं मिला वो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, विल कम बैक टू दैट, प्रॉब्ली यू विल आल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन दैट। साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप डाटा जनरेट करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, एफिकेसी के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर, और 2 टेस्ट रिपोर्ट्स देते हैं जो कि टॉलरेंस लिमिट फॉर हेवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स था, तो उस केस में आपको हम रजिस्ट्रेशन देंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो शेड्यूल 6 में नोटिफाई होंगे। अब पहले प्रोडक्ट सितंबर, जो 11 प्रोडक्ट्स हुए हैं वो सितंबर 2024 में हुए, ओके। तो दिस इज 3 इयर्स प्लस के बाद पहली बार 11 प्रोडक्ट आए। मई 2025 में 34 प्रोडक्ट हो रहे हैं और आज की डेट तक 45 प्रोडक्ट्स नोटिफाइड है। ये प्रोडक्ट्स आर नोन एज बायोस्टिमुलेंट्स। जो प्रोडक्ट्स आज की डेट में ये वैलिड पॉइंट है कि जिनके पास 45 प्रोडक्ट्स का जो कि प्रोडक्ट्स हैं वही लेजिटिमेटली बिक सकता है, ओके, राइट। सो द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पोस्ट 16 जून अब कहीं लागू नहीं है। हमारी छोटी सी बात हुई थी महाराष्ट्रन डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, उन्होंने जरूर ये कहा कि जिनकी इनवॉइसिंग 16 जून तक हो चुकी है उनके स्टेट में, वो बिकने देंगे जब तक उनकी शेल्फ लाइफ है, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र में 16 जून तक इनवॉइसिंग नहीं हुए, आपकी फैक्ट्री में है, गोडाउन में है, उनको वो नहीं बिकने देंगे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनियों को, उनको ये लिख के देना पड़ना है कि हमारी फैक्ट्री में, गोडाउन में इतना इतना माल इस चीज का पड़ा है। और देयरफॉर उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपना सुजेशन लेंगे, उनकी अनुमति लेंगे कि इसको कैसे वो लिक्विडेट करना है। लेकिन फिलहाल रेस्ट ऑफ द कंट्री में, और आप लोग जानते होंगे कि अभी काफी स्टेट सर्कुलर्स भी निकाल रहे हैं, पीछे अभी बिहार, एमपी का भी निकला है और यूपी का भी निकला, बिहार का भी निकला है कि स्टॉप सेल का ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो जो माल जो मार्केट में भी है वो भी नहीं बिक सकता उन स्टेट्स में। तो आज का हालात ये है। ओके सर, जैसे आपने बताया कि 45 बायोस्टिमुलेंट्स हैं जो जून तक रजिस्टर हुए हैं, तो उनका कोई प्रिंटेड डेटाबेस है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट हो सकते हैं? हाँ, वो गजट्स में है जी। ये सारे प्रोडक्ट गजट नोटिफाइड होते हैं। ओके। पहला निकला था मेरे ख्याल से 22 मई को, 22 मई को शायद 2024। और दूसरा निकला है 12 मई को शायद, ये 2025 को, 34 का। और ये गजट नोटिफाइड हुए हैं। अगर आपके पास वो गजट नहीं है तो आई डोंट माइंड शेयरिंग दोज थिंग्स विद यू। आप अपने मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, टॉलरेंस लिमिट दे रखी है। और साथ में उन्होंने अभी रिसेंटली 10 जून को एक और गजट निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने दो चीजें मेन डाली हैं। एक तो उन्होंने मेथड ऑफ एनालिसिस कुछ नोटिफाई कर दिए हैं प्रोडक्ट्स के। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने क्लैरिफाई किया ये बात उसमें, कि जो एफिकेसी है, पहले कई लोग क्या करते थे, एफिकेसी की जो रिक्वायरमेंट, बायो एफिकेसी की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको एग्रीकल्चर सिस्टम में या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपको वो डाटा एफिकेसी का जनरेट करना है। तो सिंगल लोकेशन, सिंगल सीजन, 3 लोकेशंस, 3 डोजेस पे था। लोगों ने क्या किया कि जैसे कॉमन फर्टिलाइजर्स में होता है, उन्होंने 3 लोकेशन में अलग अलग क्रॉप्स कर दिए। ओके। ठीक है। और वो क्यों किए? वी हैव रीजन टू बिलीव कि आईएनएम वालों ने ही उनको कहा कि जैसे फर्टिलाइजर करते हैं वैसे आप करो। लेकिन जिस टाइम एक्चुअल जांच होनी शुरू हुई 2021 से, तो बीच में आना शुरू हो गया कि नहीं, ये तो सिंगल सीजन, सिंगल क्रॉप, 3 लोकेशंस में होना चाहिए, 3 डोजेस के ऊपर। ठीक है। ओके। ये 10 जून 2025 को इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जी आपको ये सिंगल क्रॉप में करना है। इससे पहले इन्होंने जब मई 2024 और जो जून में जो निकाला है, मार्च में जो निकाला है, उसमें उन्होंने कहीं पे ये नहीं दिया कि भाई क्रॉप सिंगल क्रॉप होनी चाहिए। ठीक है। तो ये, आई मीन, दिस इज द इशू कमिंग अक्रॉस। तो सर, ये जो 45 बायोस्टिमुलेंट्स हैं, इनके ऊपर तो अब सेंट्रल अप्रूवल होगा। हो गया। अगर नोटिफाई हो इन- गया तो सेंट्रल अप्रूवल हो गया। तो अगर अगर कोई कंपनी इन इन सिमिलर बायोस्टिमुलेंट्स को सेल करना चाहेगी तो उनकी सेल के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, इशू आएगा। इशू आएगा, क्योंकि बात वहीं नहीं खत्म होती। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अब जैसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में है, आपको हर स्टेट में जाके अपनी परमिशन लेनी है, ऑथराइजेशन लेटर लेना है। ओके। उसको शायद A2 कहते हैं, उस फॉर्म, उसको A1 में अप्लाई करके A2 लेते हैं। ओके, तो हम तो आगे वो बढ़ने से पहले परमिशन हर इस चीज स्टेट के में ऊपर, जाके लेनी है। ओके, तो हमें इस चीज के ऊपर पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अगर जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेशन है, G1, G2, G3, और ये जो अभी आपने इंट्रोड्यूस किया A2, तो ये कैसे वर्कआउट करता है? ओके। देखिए, सबसे पहले अब आप आज की डेट में ये मान के चलिएगा कि G1, G2, G3 खत्म है। ओके। ओके। आज की डेट में ये खत्म है। जिस टाइम 2021 में फरवरी में ये गजट आया था, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो लोग 23 फरवरी 2021 से 3 साल पहले अपना सामान बेच रहे थे, ये बायोस्टिमुलेंट्स बेच रहे थे, वो लोग
स्टेट गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना था उनको, जिसका G2 फॉर्मेट था। ओके, G2 फॉर्मेट में कंपनीज को अपना 3 साल का डाटा, सेल्स डाटा उनको देना था, अपना ब्रांड नेम देना था, और स्टेट गवर्नमेंट ने उस सर्टिफिकेट उनको एक सर्टिफिकेशन इश्यू किया कि भाई इनका ये प्रोडक्ट पिछले 3 साल में इतना बिका है इस स्टेट में, एंड इट वाज फाउंड टू बी सेफ टू एनवायरमेंट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो उसमें कोई टॉक्सिसिटी का कोई इशू नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था, प्रोडक्ट सेफ था। अब वो सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से लेके फिर उनको फॉर्म G1 में अप्लाई करना था, जिसमें G2 की कॉपी लगती थी। फिर वही 3 साल का आपने देश में कहाँ कहाँ बेचा, कहाँ कहाँ बेचा, ठीक है, वो सब डाटा कोलेक्ट करके आपको देना देना था। और उसके बेसिस पे कंपनीज को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो कि जिसको हम G3 कहते हैं, ठीक है साहब। तो ये चीज तो मार्च 2023 में बंद हो गई थी, G2 देना बंद हो गया था। ओके। और G3 इन्होंने अभी 16 जून को बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। जी सर। अभी भी कुछ लोगों की पेंडेंसी है, लेकिन हर एसोसिएशन देश का जो कि बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में सोच रहा है, वो लोग दे आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट थिंग इन द मिनिस्ट्री, लेकिन अभी तक ये है। सो यू नीड टू लीव दिस थिंग अपार्ट। ओके, अब क्या है कि फॉर्म G रह गया। अब फॉर्म G क्या है? फॉर्म G वो है जिसमें आपको केमिस्ट्री का डाटा, एफिकेसी का डाटा, टॉक्सिकोलॉजी का डाटा, शेल्फ लाइफ का डाटा, और आपको एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड के टॉलरेंस लिमिट्स के ऊपर देना, ठीक है। तो ये सारा डाटा फॉर्म G में अटैच होके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होना है, राइट। ओके। उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स अप्रूव होंगे, उन प्रोडक्ट्स को सरकार ने FCO के तहत उसको नोटिफाई करना था Schedule 6 में। अब ये सबसे पहली बार कब हुआ? 10/12 2024 को, अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ है तो, ठीक है। तो पहली बार 2024 में ये प्रोडक्ट 11 प्रोडक्ट नोटिफाई हुए। उसके बाद उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में सीवीड, प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स, ह्यूमिक फ्लोमिक एसिड, अमीनो एसिड्स, इनके लिए अब टॉक्सिकोलॉजी की जरूरत नहीं है हैंसफोर्थ। ओके, तो ये चीज उन्होंने कर दिया था, एग्जाम्पशन दे दी थी टॉक्सिकोलॉजी से। 4 कैटेगरीज को एग्जाम्पशन है टॉक्सिकोलॉजी डाटा जनरेट करने से अब, ठीक है। लेकिन अगर आप जो 9 कैटेगरीज हैं बायोस्टिमुलेंट्स के, वो 9 कैटेगरीज कौन सी है? बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सीवीड्स हैं, बायोकेमिकल्स है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन है, सेल फ्री माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, ह्यूमिक एंड फ्लूमिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड लाइफ माइक्रोबियल्स हैं। ये 9 कैटेगरीज हैं इस टाइम। अगर इन 9 कैटेगरीज में आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस केस में आपको टॉक्सिकोलॉजी देना पड़ना है। लेकिन अगर आप सिंगल प्रोडक्ट्स जैसे अमीनो एसिड्स अकेले हैं, या ह्यूमिक फल्विक एसिड है उसका है, या सीवीड एक्सट्रैक्ट का है, सीवीड एक्सट्रैक्ट में भी सिर्फ 4 स्पेसीज का एग्जेम्प्टेड है। उस 4 स्पेसीज के अलावा अगर आपने किसी सीवीड स्पेसी को अगर आपने रजिस्टर किया बायोस्टिमुलेंट की तरह, उसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी चाहिए। ओके। तो अब अगर प्रोसेस की बात करें, तो जैसे अगर बायोस्टिमुलेंट एक जगह से मतलब जो अप्रूवल मिले हुए हैं बायोस्टिमुलेंट्स को, अब अगर कोई कंपनी उसको मार्केट करना चाहती है, तो उनको आगे जाके स्टेट वाइज भी अप्रूवल लेना पड़ेगा कि जिस जिस स्टेट में वो मार्केट करना चाहते हैं प्रोडक्ट। उनको सिर्फ स्टेट वाइज अप्रूवल लेना है, बगैर कोई डाटा दिया। ओके, उसके लिए उनको किस डिपार्टमेंट में अप्रूवल लेना होगा? और उनको स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें 2 विंग्स होती हैं। एक विंग होता है क्रॉप प्रोटेक्शन का, प्लांट प्रोटेक्शन का जिसको कहते हैं, और एक विंग होता है फर्टिलाइजर का।
जो फर्टिलाइजर का विंग है उसमें वहां जाके उनको वहां अप्लाई करना है। और ये ज्यादातर काफी स्टेट्स में ऑनलाइन है। तो ये इस वक्त काफी स्टेट्स ने 11 प्रोडक्ट्स तो अपलोड कर लिए हैं, कईयों ने 34 प्रोडक्ट और अपलोड कर लिए हैं। लेकिन कई कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मुझे अभी रिसेंटली हरियाणा का पता चला था कि हरियाणा ने अभी वो 34 प्रोडक्ट्स नहीं अपलोड किए। तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है कि वहां पर अप्लाई कैसे करना, क्योंकि वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और अगर जब तक वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नहीं आएंगे तब तक नहीं कर सकते। लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिन्होंने ऑनलाइन अपना ये 45 प्रोडक्ट्स को कर दिया है। तो पीपल कैन गो एंड अप्लाई अकॉर्डिंग टू उस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है A2 लेने की, ऑथराइजेशन लेटर लेने की। हर स्टेट ने अपना अपना अलग किया, वहाँ सेंट्रलाइज नहीं है। कुछ स्टेट्स अपना अलग अलग मानती हैं। अलग अलग मानती है मीन्स कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी के बारे में होगा, टैक्सेशन के बारे में होगा, थिंग्स लाइक दैट, प्रोडक्ट के बारे में होगा। तो दैट थिंग यू हैव टू डू। जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका ने शायद एक रिक्वायरमेंट लगा रखी है कि आपको GLP लैब से उसका केमिकल टेस्टिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो पीपल आर डूइंग दैट, सो थिंग्स लाइक दैट। वो आपको हर स्टेट में जाके पता चलेगा कि कौन सी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें तो हर स्टेट में वाइल अप्लाइंग फॉर दिस सर्टिफिकेट A2, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेट में अलग अलग ही रहेगा। अलग अलग रहेगा, मोर और लेस सिमिलर रहेगा, पर देयर मे बी स्लाइट वेरिएशन। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आप गाइड कर सकते हैं सर, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन? See, basic is your company documents, your company documents, your other things. And if you are already a fertilizer A2 holder, then probably they'll start adding those products within that license only. Okay. ओके। सर हमारी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, कंपनीज जो हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेती हैं अपने ब्रांड नेम पे। तो Yeah. जब कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट उनको देता है उनके ब्रांड नेम पे, तो जो ये कंप्लायंस वाला पार्ट है और ये अप्रूवल्स का पार्ट है, ये मैन्युफैक्चरर को फॉलो करना है या ब्रांड ओनर कंपनी को फॉलो करना होगा? दोनों को। अगर ब्रांड ओनर्स ये कह रहे हैं कि भाई हम अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, जैसे बल्क में ले लिया और अपना रीपैकिंग की, तो दे हम्म। हैव टू टेक इट। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर विल गो इन फॉर A2, and then he will have those state marketing licenses for all the brands that he is manufacturing. तो उस केस में वो उनका प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो पैकिंग भी खुद ही करके दे रहे हैं कंपनी के ब्रांड नेम पे, तो वो तो वो प्रोसेस। फिर मैन्युफैक्चरर को लेके देना पड़ना है। एक फॉर्म O होता है जो कि बल्क उसके लिए, अपने रिटेलर्स डीलर्स के लिए है। तो वो अलग प्रक्रिया है उसकी। ओके। आफ्टर अप्रूवल के बाद, जैसे अगर किसी कंपनी के पास ब्रांड अप्रूवल भी है और मार्केटिंग के अप्रूवल भी है स्टेट में, तो उसके बाद उनको कंप्लायंस फॉलो करने के लिए कोई डेटा, कोई ऑडिट सबमिशन डिपार्टमेंट में करना होता है? एज सच तो नहीं है, बट यह कंप्लायंस तो है ही है ना। ये आपके क्वालिटी चेक्स होंगे, आपकी सारी रिकॉर्डिंग, बिलिंग, इनवॉइसिंग वगैरह सारी होगी हाँ, मैं वही आपके। जानना चाह रहा हूँ कि हाँ उसमें हाँ हाँ। मतलब तो अगर मेरे पास आज अप्रूवल आ गया, मैं कंपनी आज मार्केट करना स्टार्ट करती है प्रोडक्ट्स को, एग्रीडीज प्रोडक्ट्स को, तो या उसके बाद फिर उनको टाइम टू टाइम कोई कंप्लायंस भी फॉलो करनी है see, या? that is a regular compliance that you have to do. See, if you're selling your product, obviously you need to have your invoicing. If you're transporting it, then obviously you'll be having your e-invoices also in place for transportation of those products. And then it is also your responsibility to get the Form O from the state departments with respect to the selling of your products through the retailers and dealers also. So that becomes a compliance issue. And then obviously there are other compliances, your GST ka, your GST वो अलग compliances है सर, and वो other अलग things. है, Yeah. अभी सिर्फ हम So they are भारत all सीमेंट से normal. See, रिलेटेड। if your members are already into the fertilizers things, then they'll be knowing. Those who are not and who want to go into that thing, then obviously they'll have to start dealing with a new set of norms in this regard of how to do and how not to do about that thing. Yes. ओके, अगर ऑडिट डेटा वाइज हम बात करते हैं कि क्या जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे या कुछ, उससे रिलेटेड क्या क्या डेटा डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना होगा? See, if the department has stated that you need to give them a report, again, this is a state issue, ठीक है? हम्म। कुछ स्टेट्स मार्केटिंग से पहले
कैन ऑल्सो इंसिस्ट, सम ऑफ देम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हैव इंसिस्टेड, कि आप पहले हमारे इंस्टीट्यूट में पहले टेस्ट कीजिए, एफिकेसी ट्रायल कीजिए। ठीक है, तो अगर वो हो गया तो आपको फिर डाटा जनरेट करना है उस स्टेट के लिए, है ना, ओके उस स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। ओके और अगर ज्यादातर ये रहता है कि जो ये इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स वगैरह, सॉरी, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स वगैरह होता है, time to time they also would like to, and then again that becomes a state wise subject where they may like to see the performance of your products going on. Okay, so that thing is happens. ओके। तो राहुल जी, हमारा जो मेन क्वेश्चंस थे इंडस्ट्री वाइज वो तो सर ने कवर कर दिए हैं। वी कैन ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो। ओके। आज मुझे लगा कि एक्चुअल में पहली बात समझ में आ रहा है कि द कंप्लीट नॉलेज इज बीइंग गिवन इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। विपिन जी, आपने बड़े आसान शब्दों में ये समझाया। सो पुनीत, आई थिंक एक क्वेश्चन आपको चैट में आना शुरू हो चुके हैं, और आप में से जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी तरीके का, हिंदी इंग्लिश में जैसे आप कंफर्टेबल हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखिए हर एक की प्रॉब्लम अलग है। अब किसी ने मुझे कहा कि पंजाब की कंपनी है, उसने पंजाब में करा लिया, क्या वो कर्नाटका भेज सकता है? और अगर मैंने कर्नाटका में माल पड़ा हुआ है तो मुझे कितनी पेनल्टी है? तो काफी छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। सो पुनीत, आई थिंक यू कैन लुक एट द चैट, देयर आर क्वेश्चंस कमिंग इन नाउ। यस सर, यस सर। तो सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस की तरफ से। इसमें है, Sure. इफ वी वांट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू कंपनी, देन व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स? New products for new companies. यस Now new पुनीत, इसमें products. स्पेसिफाई करना होगा कि न्यू कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और न्यू कंपनी एज अ मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। Okay, let us take both यस questions. सर, प्लीज Okay, सर। let us take both questions. ऐसा है कि अगर कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाती है जो कि नोटिफाइड नहीं है, ठीक है, और ये 9 कैटेगरीज के अलावा भी है, दोनों सिनेरियोज हैं, ठीक है, 9 कैटेगरीज के विद इन है, मिक्सचर है, राइट, यहां कोई और परसेंटेज वगैरह है, हायर लोअर जो भी है, कोई और फॉर्मुलेशन है, ग्रैन्युल की जगह पे सॉल्युबल वो हो, सैचेट्स हो। ओके, ये सब चीजें जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। स्लो रिलीज है, क्या है, उनके अलग अलग वो कैटेगरीज है। और अगर इन 9 कैटेगरीज के अलावा अगर कोई 10वीं कैटेगरी, 11वीं कैटेगरी वो क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई इसका भी पोटेंशियल फॉल्स and the use of the product falls within the definition of biostimulants, all of them in that case will have to generate all the data given. Okay, ओके। right. अगर अगर वो कंपनी एक नया फॉर्मुलेशन, मिक्सचर फॉर्मुलेशन निकाल रहा है जिसमें जो वो 4-5 कैटेगरीज जिसमें टॉक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो उसको टॉक्स नहीं कराना। पर अगर उसके अलावा कुछ है, यहां सीवीड्स के जो 4 स्पीसीज एग्जाम्प्ट है, 5वीं स्पीसीज उन्होंने यूज की है, उस केस में फिर उनको टॉक्स भी ऐड करना। ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटीज रिमेन द सेम ओवर हियर, वही वो रहेगा, उनकी स्क्रूटनी होगी, डेफिशिएंसीज वो रेक्टिफाई करेंगे, प्रोडक्ट अगर अप्रूव हुआ, एंड प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट कमिटी अंडर द एफसीओ। ठीक है, एक बार वो अप्रूव हो जाएगा, फिर वो अपना एफसीओ में उसका नोटिफिकेशन होगा, मेथड ऑफ एनालिसिस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी नॉर्मली सेम ही है क्योंकि सैम्पलिंग का है, तो वो वंस इट हैज बीन लेड डाउन, इट हैज बीन लेड डाउन। ठीक है, अगर मेथड ऑफ एनालिसिस डिफरेंट है तो वो डिफरेंट होगी। तो वो जिस टाइम वो हो जाएगा, उसके बाद कोई भी देश में उनका प्रोडक्ट लेके बना सकती है, या उनसे ले या खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कंपनी नहीं है और पहली बार बायोस्टिमुलेंट करना चाहती है, या एक नई कंपनी एक सिस्टर कंसर्न खोली है और उसके तहत उसने बायोस्टिमुलेंट बेचने की सोच रहा है अलग ब्रांड नेम में, ठीक है, तो उस केस में
वो अपना A2 लेगा और अपना माल बेचना शुरू करेगा। मैन्युफैक्चरिंग के किस्से में सिर्फ एक चीज है जो कि कॉमनली एक्सप्लिसिटी कहीं पे लिखा नहीं है एफसीओ में। मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना होता है। दैट इज द ओनली एडिशनल डॉक्यूमेंट आउट ओवर देयर। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट नोटिफाइड है और नई कंपनी उसको यहां तो बनाना चाहती है या बाहर से इंपोर्ट करना चाहती है, वो आराम से कर सकती है। वो अपना HS कोड चैप्टर 31 के अंडर उसको कर सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, ओके। बेचना शुरू कर सकता है नया। ऑब्वियसली द अदर रिक्वायरमेंट, जैसे आप पहले कह रहे थे कि कंपनी की कॉम्प्लायंस क्या है, ऑब्वियसली कंपनी हैज टू बी एथिकली compliant with all the regulations in place, all the compliances in place। और उसके बाद वो अपना स्टेट डिपार्टमेंट से ऑथराइजेशन लेटर लेके वो कर सकता है। अब जैसे आपने राहुल जी अभी कहा कि पंजाब में किसी ने ले रखा है और क्या वो कर्नाटका में बेच सकता है, वो उस लाइसेंस के तहत नहीं बेच सकता। ही हैज टू अप्लाई टू द कर्नाटका गवर्नमेंट सेपरेटली। इसी वजह से आजकल आप न्यूज़पेपर में ज्यादातर देख रहे होंगे या बहुत अदर एसोसिएशंस के व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि द होल कंट्री, द होल इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वन नेशन वन लाइसेंस। ओके। Okay, so it's a far off dream at this point of time until unless it catches the eye of our honorable prime minister। वो उनके एक बार उनके नजर पे आना चाहिए एंड थिंग्स कैन गो ऑन। जैसे उन्होंने सिंगल फर्टिलाइजर सिंगल ब्रांड निकाला, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन बना रहा है, क्योंकि उस केस में तो वो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं तो। बट प्राइस कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन बायोस्टिमुलेंट्स। ओके। और मैं एक चीज यहां और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि बायोस्टिमुलेंट्स, आई मीन दिस इज माय पर्सनल इवैल्यूएशन आल्सो, दैट बायोस्टिमुलेंट्स आर अंडर द ECA। ओके। ECA में FCO ECA के अंडर है, मान ली बात। हम्म। जो उसका जो लिस्ट है ना, इसका ECA की जो एक लिस्ट है, शेड्यूल है, अगर वो प्रोडक्ट उसमें है तभी वो ECA के उसके अंडर आता है, देन ओनली इट्स कम्पेटेड। ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में पेस्टिसाइड्स को, एग्रोकेमिकल्स को उस लिस्ट में डाल दिया गया था, उसके बाद निकाल दिया। परमानेंटली उसमें फर्टिलाइजर्स हैं और सीड्स। ठीक है, अगर आप एग्री इनपुट का देखते हैं। अब डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो मैंने शुरू में कहा कि भाई बायोस्टिमुलेंट्स आर पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स क्योंकि डेफिनेशन के अंडर आते हैं, तो अगर अंडर आते हैं तो दैट मीन्स वी ऑटोमेटिकली कम आउट ओवर देयर। ठीक है। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अप अगेंस्ट सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड FCO products। Okay, so that may be there. But yeah, but like you said, new companies can start their business. I mean, if they want to do a Me Too kind of business, all they have to do is to apply for this for respective permissions from the state government without any specific kind of data requirement to be generated. Until unless the state says that for their purpose they want the products to be tested and tried within their state. So, उस case में then obviously they can. I don't know whether it's possible, but they can probably also give a temporary kind of license that in between आप generate भी कीजिएगा और वो भी कर दीजिएगा। और बायोस्टिमुलेंट्स में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अनलाइक फर्टिलाइजर्स जो कि आप कहीं पे भी छिड़काव कर सकते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स क्रॉप स्पेसिफिक है, जस्ट लाइक प्लांट प्रोटेक्शन। अगर मेज में है, मक्के पे है, तो आप गन्ने पे नहीं कर सकते हो। अगर वो व्हीट पे है तो आप पैडी पे नहीं कर सकते अनटिल लेबल क्लेम है। यहाँ पे ये एक काफी बड़ा डिमार्केशन है बायोस्टिमुलेंट्स का विद इन FCO। ओके। पुनीत, यू कैन टेक फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे आ गए हैं। यस सर। कोई बात नहीं। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है सर, उसका जवाब दे चुके हैं कि इफ एनी कंपनी ऑलरेडी होल्ड्स एन FCO लाइसेंस इन महाराष्ट्र एंड वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट across India, then they will need to obtain FCO license for other states as well. एक कौन सा B2B वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो?
कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन इज, जैसे अभी आपने बताया कि अगर किसी का महाराष्ट्र का लाइसेंस है, पंजाब का लाइसेंस है, तो उसको अदर स्टेट में जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सिमिलर है कि इफ एनी कंपनी ऑलरेडी होल्ड्स एन एफसीओ लाइसेंस इन महाराष्ट्र और वो बाकी नेशन में प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो उनको एफसीओ लाइसेंस अलग स्टेट से भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो सेम है वो, तो किसी भी स्टेट है, एक स्टेट आपको हर स्टेट से अलग अलग लेना है। इट्स एज सिंपल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एज अ मार्केटिंग कंपनी शुड वी नीड टू टेक फॉर्म ओ फ्रॉम एवरी स्टेट? I believe so, but I'll need to come back to you. So we can come back to the audience on that part. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरर से बाय करती है और हमारे कंपनी पीजीआर सेल कर रही है। आई वांट फॉर PGR, कस्टमर्स ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ माय कंपनी और प्रोडक्ट। आई वांट टू अप्लाई फॉर एफसीओ, वांट फुल प्रोसेस इंफॉर्मेशन। वो PGR भी बेचना चाहती है या बेच रही है? थोड़ा कंफ्यूजन है सर क्वेश्चन क्योंकि में। PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंडर आता है। और अगर आप बायोस्टिमुलेंट का वो देखेंगे डेफिनेशन, एनीथिंग बट शुड नॉट बी एन इंसेक्टिसाइड और अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये वो अगर क्लैरिफाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो यस एक सर। कपिल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अपना? यस सर, थैंक यू सो मच। सर, हमारी कंपनी है जो कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स से अनदर स्टेट से परचेज कर रही है बल्क में बायोस्टिमुलेंट्स, जो कि पीजीआर के लिए है, और कुछ नीम ऑयल वगैरह है। नहीं नहीं नहीं, एक अ, मिनट एक मिनट एक मिनट। एक तरफ जी आप सर। बायोस्टिमुलेंट्स परचेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे जी, हैं कि वो PGR है या नीम ऑयल है। नहीं, नीम नीम ऑयल ऑयल भी PGRs डू परचेज कर नॉट रहे क्लासिफाई एज बायोस्टिमुलेंट्स। हैं। ओके। ओके सर। बायोस्टिमुलेंट्स, बायो ठीक है। आपको अगर बायोस्टिमुलेंट पीजीआर सीवीड और आपने एक्सट्रैक्ट। नीम अगर लिया है बल्क में, तो वो आपको तो उसके लिए 9(4) में ये अपना इंसेक्टिसाइड एक्ट से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़नी है पहले, और उसके बाद आप उसको करें। अनटिल अनलेस आप B2B बिजनेस में आपने लिया है, सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है, तो उस केस में मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट पर्सन आएगा एंड मार्केटेड बाय योर कंपनी आएगा। देन ओनली यू जी नीड सर, हमारी टू डू सो। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर हमारी, जो कि हम बायोस्टिमुलेंट सेल करते हैं अनादर स्टेट से परचेज करके। हमारे पास में एफसीओ रजिस्ट्रेशन नहीं है, और कस्टमर्स की डिमांड है कि उनको ओ फॉर्म सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो क्या आप स्पेसिफाई नहीं, तो कर पहले सकते आप हैं सर A2 कि मैं लीजिएगा ना, क्योंकि आपके पास कोई कंप्लायंस है ए ही टू नहीं। मुझे मैन्युफैक्चरर से लेना है सर। हाँ, तो आप अपने स्टेट में जहां आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको वहां से A2 लेना है। और मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन के लिए आपको सिर्फ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है विपिन सर। हाँ बोलो। कपिल जी, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या किसी से नहीं, किसी से ले रहे हैं। किसी से ले नहीं रहे सर, बाई कर रहा हूँ दूसरी बाई कर हैं? रहे कंपनी हैं से। ना, जी बाई कर रहे हैं ना। जी सर। देखो कपिल, अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। आप बल्क में परचेज कर रहे हैं, और जी सर। उसके बाद आप उसको उसमें हाँ, कुछ भी नहीं लेबलिंग और करके सिर्फ मार्केटिंग कर। पैकेजिंग, सिर्फ कुछ भी नहीं करके सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं, है ना? यस। यस सर। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का जो ओनर्स है जिससे आप खरीद रहे हैं, उस पे आएगा, उसको लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ ओके सेल सर। परमिशन लेनी है। देयर इज अ डिफरेंस, आपको एक डिफरेंस बताऊं, सिंस आप PGR और नीम को भी वो कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के अंदर रीपैकिंग भी आता है, लेकिन ओके। FCO की मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के अंदर रीपैकिंग नहीं आता। तो ओके जो ओनर्स जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है, उसको अपने अपने पूरे वो डॉक्यूमेंट करने हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं कुछ, या उनसे बल्क में आपने सपोज कोई सीवीड ले लिया, और उसके बाद आप उसको कुछ करके जो नोटिफाइड है, अगर वो कर रहे हैं, तो आपको वहां से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी लेना पड़ना, A2 भी लेना पड़ना, और फॉर्म H भी लेना पड़ना उसके लिए, फॉर्म O भी लेना पड़ना है। लेकिन अगर आप नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं
जैसे मैंने पहले कहा, उसके लिए आपको फिर सारा डाटा करके फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट से पहले नहीं कुछ करना। तो ये आपको क्लैरिटी अच्छा। करनी है। और आपका जो क्वेश्चन है ना ये, कि आप बीच में पीजीआर और नीम ऑयल ले रहे तो हैं। सॉरी सर उसके लिए। अरे जी नहीं, सर, वो वो इसमें एक सॉरी अलग वाली बात प्रोडक्ट है नहीं है। सर हमारा। वो लेट मी क्लैरिफाई दैट थिंग। यस सर। इसी वजह से बायोस्टिमुलेंट्स का अलग से वो आया है, तुम्हारा लॉ आया है। क्योंकि लोग वाग बायोस्टिमुलेंट्स में पीजीआर्स मिला रहे थे, इंसेक्टिसाइड्स मिला रहे थे। उस चीज को रोकने के लिए वो दिया है। मेरे अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे जितेंद्र सिंह है, एक्वा एग्री के। जो जितेंद्र, कैन यू जी सर। क्लैरिफाई, जितेंद्र जी जो है, ही इज एन एक्सपर्ट इन स्टेट इश्यूज आल्सो ऑफ एफसीओ। जितेंद्र जी, फॉर्म हम्म। ओ जो है, जो डीलर और रिटेलर्स के लिए है, ये हर कंपनी को अपना अलग अलग लेना है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर एक ले सकता है और वो दे सकता है सबको, जैसे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता है? अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। बिल्कुल। कंपनी जब भी पहले मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेगी तो वो अपने जिस स्टेट में लेगी ले ली। लाइसेंस लेने के बाद उस लाइसेंस किस में मिलता है? फॉर्म A2 में, उस पर्टिकुलर आपके प्रिंसिपल स्टेट में। A2 में अथराइजेशन टू सेल, बिजनेस करने के लिए मिल गया आपको। अब आप उस स्टेट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी कंपनी, उसी जिसने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया है, किसी को को मार्केटिंग के लिए आपको करना है, यानी कि कोई दूसरी कंपनी सेल करना चाहती है और आप वहां बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो एक एग्रीमेंट बनेगा दोनों का आपस में। और वो जो कंपनी सेल करना चाहती है, वो अपने फॉर्म A2 में इसको या तो इंडोर्स कराएगी, या वो अपना नया फॉर्म A2 के लिए अप्लाई करेगी इसको लेकर के। उसके भी जब अप्लाई हो जाएगा, तो वो कंपनी अपने फॉर्म O पर इस प्रोडक्ट का नाम लिख करके और मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो लिख करके वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगी। इसी तरीके से हर स्टेट में हमें सेल परमिशन लेने की जरूरत है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सभी स्टेट में सेल परमिशन लेंगी। A1 में अप्लाई करेंगी, A2 ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब A2 मिल जाएगा तो उस A2 में एक नंबर होता है, उस नंबर को हमें अपने फॉर्म O पर लिखना पड़ता है। वो फॉर्म हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फिर अपने डीलर को देता है। अगर हमें वहां पर भी को मार्केटिंग का करना है किसी कंपनी के साथ, तो वही वाला प्रोसेस जो उसकी प्रिंसिपल स्टेट है उसमें भी यही करना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, थोड़ा सा टिपिकल है। ऑलमोस्ट प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तरह ही है सर। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट में ये होता है कि वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, कभी कभी किसी स्टेट में सेल परमिशन लेनी नहीं पड़ती, तो स्टेट वाइज उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है। लेकिन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में हर एक स्टेट ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि आपको उस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है। अब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपने ले लिया, सेल परमिशन लेने के लिए जैसे ही उस स्टेट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोई प्रीमाइसिस दिखाना है। प्रीमाइसिस दिखाएंगे तो पहले आप प्रीमाइसिस पर एग्रीमेंट करिए। वो भी कुछ स्टेट कहते हैं कि 5 साल के लिए करिए या 3 साल के लिए करिए। वो भी स्टैम्प पेपर पे करिए, उसी स्टेट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कभी कई स्टेट जो है वो कहते हैं आप उस स्टेट में जीएसटी भी लीजिए। तो वो थोड़ा सा कठिन काम तो है, लेकिन लोग जीएसटी भी ले रहे हैं, लेकर के उसके बाद फिर आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सीधा सीधा है कि फॉर्म हर एक मार्केटिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इशू करेगी, और फॉर्म O और एग्रीमेंट के साथ जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो मार्केटिंग कंपनी को देगी, वो अपने फॉर्म A2 में इंडोर्स कराएगी। एप्लीकेशन जो फाइल होता है वो A1 में फाइल होता ओके। Thank you, Jitendra. Thank you, Rahul and Puneet. See, this is what happens when you've got a good expert also along coming across. सर आपको साथ काम करने का यही अच्छी बात लगती है कि यू हैव अ कंप्लीट टीम एंड इट इज नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ कंसल्टेंसी, इट इज क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेशन है, लीगल है, कंप्लायंसेस है। Yes. सर एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली मैं जनरली ना बाकी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो होता है एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक मार्केटर होता है। सो जनरली एक प्रोडक्ट के पीछे एक मार्केटेड बाय आता है, एक होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय आता है। नाउ मार्केटेड एक सिनेरियो ये है कि मैं अपना लोगो लगाता हूं, मैन्युफैक्चरर अलग होता है, मार्केटिंग में मैं थर्ड पार्टी होता हूं। तो ये तीन सिनेरियो होते हैं। तो जनरली हमारे जैसे एफएसएससीआई में जब हम बात करते थे तो कंफ्यूजन क्या आता था, एफएसएससीआई में मार्केटिंग कौन होता था? जैसे पेप्सी का माल है, पेप्सी का रिटेलर बेच रहा है तो मार्केटिंग हो गया। लेकिन पेप्सी का माल है, मैंने अपना लोगो लगाया तो मैं मार्केटिंग करता हूं। तो हमारी इंडस्ट्री में ना ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी कौन होता है। अब कई मैन्युफैक्चरर का लोगो लगा होता है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट पास किया हुआ अपने ब्रांड नेम में, नीचे मैन्युफैक्चरिंग में भी उनका नाम आता है।
तो क्या मैं किसी और का ब्रांड नेम का प्रोडक्ट अपने मैं मार्केट कर सकता हूँ उसके नीचे अपना लोगो लगा के? अगर आपके पास उसके ब्रांड ओनरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट है, लीगल अथराइजेशन है, तो आप उसकी ब्रांड को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात होती है। जी। तो वो लीगल एग्रीमेंट आप करके उसके ब्रांड को ओनरशिप आप उससे लीजिए, ताकि जो जिसके पास वो ब्रांड ओनर जो है वो कुछ आपके अगेंस्ट कोई अपील ना कर सके। उसके करने के बाद ही कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में साफ साफ लिखा जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय सो एंड सो कंपनी, मार्केटेड बाय सो एंड सो कंपनी विद एड्रेस। ये तो सीधी ये जो गाइडलाइंस पैक्ड है। बाय है इसको लीगल मेट्रोलॉजी का भी पैकिंग लाइसेंस लेना होगा? लीगल मेट्रोलॉजी का लाइसेंस नहीं लेना होता है। जो भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इस लीगल मेट्रोलॉजी की बता दें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके पास लीगल मेट्रोलॉजी ऑलरेडी उस पर लागू हो जाता है। तो उसकी जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही अच्छी है, साफ सुथरी है, दिखाई देती है, समय समय पे चेंज होती है। क्या साइज होना चाहिए, क्या आपने क्लेम करना है, किस तरीके से आपको बैच नंबर लिखने हैं, किस किस साइज का आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, किस पैकिंग साइज पर, वो पूरा डिफाइन है। उसको आप फॉलो करिएगा। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमेशा नोटिस देगा मार्केटिंग कंपनी को, मैन्युफैक्चर कंपनी को कोई नोटिस नहीं देगा, ये याद रखिएगा। ओके ओके, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया जितेंद्र जी। विपिन सर, एक क्वेश्चन है। Rahul, just before we start, see, just to add upon what Jitendra said, see, जी। legal metrology is a guidance document. It's an overall, anything sold in this country has to be packaged and has to be labeled in a fixed manner. बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी है, जैसे जितेंद्र कह रहे हैं, समय टू समय वो होता है। जैसे अभी पीछे कस्टमर केयर का आया था, फॉन्ट यस। साइज का हुआ था, कितनी लैंग्वेजेस में होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। लेकिन जब ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर कोई आए, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में आया, एफसीओ में कोई आया, तो अगर उन रेगुलेशंस के अंडर कुछ अगर एडिशनल करना है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में पिक्टोग्राम्स वगैरह हैं, वो ऐड हो गए, या आप जैसे क्यूआर कोड्स का आ गया, बार कोड्स का आ गया, ठीक है। तो अगर कोई जो वो प्रोडक्ट, लेट मी प्लेस, जो जो लॉ उस प्रोडक्ट को एक्चुअली गवर्न करता है डायरेक्टली, अगर उस लॉ में कोई एडिशनल पैकिंग का कुछ दिया हुआ है, दैट विल ऑटोमेटिकली एड अपॉन द लीगल मेट्रोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी रिक्वायरमेंट्स आर द सेम। कई बार इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि लेबल रेगुलेशन के हिसाब से है, लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी कहता है कि ये आपने एडिशनल दिया हुआ है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि जिस लॉ के अंडर मेरा प्रोडक्ट रेगुलेट होता है, उस लॉ में उन्होंने ये क्लॉज डाला हुआ, मुझे ये भी डालना है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अननेसेसरी चीजें डाल सकते हैं। ओके। कि जैसे वो एक होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड है, सेफ प्रोडक्ट, यू कैन नॉट प्लेस इट ऑन एनीथिंग, स्पेशली ये जो एग्रोकेमिकल्स वगैरह के जो हैं बायोप्रोडक्ट्स है, उसमें नहीं है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग दैट हैज टू बी मेंशन्ड आउट ओवर देयर। लीगल मेट्रोलॉजी इज अ जनरल गाइडेंस डॉक्यूमेंट, बाइबल टू द होल थिंग। या कम नाउ। विपिन जी, एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन है कि अब मैंने किसी कंसल्टेंट ने G2 G3 दिलवा दिया, G1 दिलवा दिया। अब मैंने डिसाइड किया कि मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचने एग्रीकल्चर के, तो मैंने क्या क्या उस करना है? केस में भी मैंने अब नहीं सेल करना? किसी ने मुझे मिसगाइड किया कि आपको, मैं मार्केटिंग कंपनी था, ठीक है। मुझे किसी ने कहा जी आपको सारे G1 G2 G3 आपको लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हाँ। मैंने वो ले लिए। हम्म। अब मैं ये मार्केटिंग नहीं करना चाहता, तो क्या मुझे वो लाइसेंस सरेंडर करने पड़ेंगे, या मुझे क्या करना चाहिए इस केस में? कि अगर, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अभी मैंने नहीं बेचना, या मुझे इससे कोई लायबिलिटी आ सकती है क्योंकि नहीं मैंने नहीं, पहले देखिएगा, अप्लाई किया हुआ है? वही वही बात आ जाती है। ये केस बहुत ही कॉमन रहा है कि जिस टाइम ये लेजिस्लेशन आया था, फिर अगेन वो G1 G2 G3 का, जो मैंने कहा ना, आज की डेट में खत्म है सब कुछ, ठीक है ना। अब उसने G1 ले लिया, या G1 लिया होगा तो G2 जरूर मिला होगा, ठीक है। अब वो G1 तो एप्लीकेशन है, G2 स्टेट का सर्टिफिकेशन है, ये दोनों कंबाइन होके जब तक आपके पास G3 नहीं होगा, तब तक आप ऐसे नहीं बेच सकते थे। बीच में 2022 में क्लैरिफिकेशन आई थी, थोड़ी सी आई थी,
कि जिनके पास G2 है या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है G3 के लिए G1 के थ्रू, वो लोग कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पीछे सारा खत्म हो गया था, राइट। उस दौरान 2024 तक के दौरान कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि किसी कंपनी के पास 3 साल से पहले, 3 4 साल 5 साल 10 साल पहले बेच रहा था, ठीक है, उसने रेगुलेशन आने से 1 महीना पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले उसने एक नई कंपनी खोली, जैसे अभी पीछे एक आया था, नई कंपनी खोली, नया ब्रांड, माल वही बेचना था, लेकिन वो उसको G3 प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं मिला उस नई कंपनी को क्योंकि वो 3 साल से पहले था ही नहीं। Right. नाउ हम लोगों ने, पूरी इंडस्ट्री ने पूरी कोशिश कर ली ये कहने की कि देखो साहब, प्रोडक्ट वही है, सिर्फ ब्रांड नेम बदला है और मार्केटिंग है। और मार्केटिंग के, जैसे जितेंद्र जी ने बताया, आपके एग्रीमेंट्स होते हैं B2B बिजनेस के, B2C ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो आप बेच सकते हैं, लेकिन FCO INM डिवीजन ने उस चीज को नहीं माना। ओके, वो नहीं माना, उन्होंने ये नहीं माना कि भाई ये नहीं हो सकता, तो वहां पे दिक्कत काफी आई है। 2 3 जगह और दिक्कत आई जहां आपका ब्रांड नेम मिसलीडिंग था, पोस्ट 23 Feb 2021। भाई 2008 के शो में जब टाटा नैनो निकला तो नैनो शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, उस नैनो के नाम पे, प्रीफिक्स पे कईयों ने अपने ब्रांड नेम निकाल दिए, ऐसी बायोस्टिमुलेंट में था। अब वो नैनो प्रोडक्ट्स थे नहीं, सिर्फ ब्रांड नैनो था, तो वहां पे INM ने यही कहा कि आप ब्रांड नेम बदलो। अब आपको पता है, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, ब्रांड एस्टैब्लिश करना कितना मुश्किल होता है, नया ब्रांड पुराने ब्रांड को रिप्लेस करना कितना मुश्किल होता है, कितना वक्त लगता है। तो ये ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता था कि भाई आपको समझ में आया कि इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हाँ, इन इन ऑल, देखो हिंदुस्तान में जितने एक्ट्स हैं, दे आर ऑल ऑब्लिगेटरी टू अदर एक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग, को मार्केटिंग का ये जो है कि मैंने एग्रीमेंट आपके साथ कर ली, मैं आपका माल अपने ब्रांड नेम से बेचूंगा, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, राइट। अलग ही लेजिस्लेशन आ जाता है, अलग कंप्लायंस आ जाता है, लेकिन INM उस चीज को मानने से थोड़ा सा हिचकिचा रही है, राइट तो जितेंद्र, इफ आई एम नॉट पुनीत, मिस्टेकन। ये या सर हाँ सर, ये सही है। पुनीत, आई देखिए थिंक वी कैन G2 और टेक G3, लास्ट 5 क्वेश्चंस। 16 जून के बाद G2 G3 मुझे नहीं लगता अभी मान्य है। G2 G3 अब अस्तित्व में नहीं रहा। आपको अगर कोई अपना नया फार्मूलेशन रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको नया फ्रेश अप्लाई करना है, फॉलो अप करना है, आपको उसका टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट कराना है अगर वो कुछ चीजें हैं जिस पर छूट है, और उसके साथ उसको बायोएफिकेसी टेस्ट कराना है, और उसके आपको टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट करानी है किसी NABL लैब से, और उसके प्रोसेस देने हैं कि क्या क्या इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। टेस्ट करने के बाद फिर अप्लाई करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 3 4 6 महीने जो भी लगे गवर्नमेंट को लगेगा, लेकिन इस डेटा को जनरेट कराने में ऑलमोस्ट 1 साल तो लगने ही लगने, 1.5 किसी से किसी को 2 साल 6 महीने मान के लग। चलिएगा। हाँ, तो वो पर G2 G3 एकदम खत्म हो चुका है, मुझे लगता नहीं है। अगर आज की हमारे डेट केस, में, जो आज की डेट की स्थिति है। हाँ आज की ओके, डेट यही स्थिति है। हाँ, पुनीत, पर राहुल, जस्ट वन जी थिंग सर। फॉर द बेटरमेंट ऑफ 11 + 34 प्रोडक्ट्स नोटिफाइड है, टोटल 45 प्रोडक्ट्स नोटिफाइड है, यहां तक हम करेक्ट। क्लियर है। एक छोटा सा अपडेट सबको दे सकते हैं हम इस पॉइंट पे कि 92 प्रोडक्ट्स और पाइपलाइन में है, जो कि गजट नोटिफाइड होने की कतार पे है। 1 1.5 महीने में वो आने की संभावना है कि 92 प्रोडक्ट्स और हो जाएंगे, तो 92 + 34 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे आपके। और उसमें प्रैक्टिकली सरकार का ये मानना है कि उसमें पूरी मॉडल है, सारी इंडस्ट्री अपने आप को कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट्स में फिट कर सकती है, ठीक है। तो ये 1 1.5 महीने में यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 92 प्रोडक्ट्स टू बी नोटिफाइड। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी हो जाएगा, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपार्ट फ्रॉम जो प्रक्रिया जितेंद्र जी ने बताई है यहाँ पे, कि इतना आसान भी नहीं है स्टेट्स में काम करना। जी। राहुल पुनीत, सर, एक आई थिंक क्वेश्चन कर सकता we हूँ need to क्या? take last 4 5 questions. We already running time. Yes, sir. This is
सो पुनीत, ले सर राहुल लेखराज सर, जी एक का क्वेश्चन क्वेश्चन था है। मेरा। हाँ जी लेखराज जी। यस। यस सर, सभी को नमस्कार। बढ़िया। सर हमारे पास में अभी जो अभी का जो लाइसेंस है एफसीओ का, वो हमारे पास ए टू आ चुका है महाराष्ट्र स्टेट का। हमारे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 45 प्रोडक्ट्स का ही है पूरा का पूरा। अभी हमें दूसरे स्टेट्स में मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट बाय दोनों हमारा ही कंपनी है, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अभी हमें कश्मीर का या महाराष्ट्र पंजाब का या कर्नाटका का अप्लाई करने जाना है। तो वहाँ अप्लाई करने जा रहे तो वो क्या बोल रहे हैं कि आईसीआर से अप्रूव्ड लैब में आपको टेस्टिंग करा के रिपोर्ट सबमिट करना है। इस पर जो सेंट्रल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी अपने भाषण में या उसमें बताया है कि आईसीआर अप्रूव्ड होने, अभी एनएबीएल अप्रूव्ड तो लैब मिल रही है लेकिन आईसीआर अप्रूव्ड लैब नहीं मिल पा रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ कंफ्यूजन है मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के ओके। द्वारा। देखिए, एक बार वो प्रोडक्ट नोटिफाई हो गया है, फिर आपको डाटा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, एक बार नोटिफाई हो गया, आपको दोबारा डाटा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कुछ स्टेट्स की अपनी कुछ कई बार रिक्वायरमेंट होती है जी। कि वो चाहते हैं, जैसे जो भी सामान जम्मू कश्मीर में बिकता है, जी। जो भी एग्री इनपुट होता है, वो उनका एक मैंडेटरी है कि वो प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर के उनके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टेस्ट एंड ट्रायल होगा, तभी वो देंगे। ओके। ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस मैंने आपको बताया है जम्मू कश्मीर का। ओके। हो सकता है आप वेस्ट बंगाल में जाइए, वो आई मीन नहीं मांगेंगे, कर्नाटका में नहीं मांग रहे, हम्म। तेलंगाना में नहीं मांग रहे, तमिलनाडु में नहीं मांग रहे, आंध्र प्रदेश में नहीं मांग रहे। ठीक है। लेकिन उनका जो अपना कोई जो भी कंपनी का डाटा या कुछ चीजें चाहिए, जैसे जतेंद्र जी ने बताया कि शायद आपको उस स्टेट का अलग से जीएसटी नंबर भी लेना पड़े, जी। तो वो अलग चीजें हैं। जी। बट जो आप कह रहे हैं ना डाटा जनरेट करना है, जी। और जी। ये कौन से स्टेट आपको कह रहे हैं लेखराज जी, अगर आप कश्मीर। हमको लिख के दे दें हाँ या हाँ। बता दें कौन से स्टेट्स में क्या क्या, और अगर आपको पास उन्होंने कुछ लिखित में दिया है, अगर वो शेयर कर दें, तो ओके। दिस थिंग वी कैन टेक अप विद द मिनिस्ट्री अलॉन्ग ओके। विद FIDSI। ओके। 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 ये क्योंकि और ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि जो नोटिफाइड प्रोडक्ट हो गया है उसके हम्म। लिए आपको डाटा जनरेट करना ICR में, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। ओके। एक ये आता है, हम जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत छोटे छोटे शॉप में भी रखते हैं लोग। जैसे कृषि सेवा केंद्र में कोई रखना चाहता है, गांव गांव में जो रहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो कृषि तालुका कृषि अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कृषि अधिकारी वो आता है, हमारे प्रोडक्ट देखता है। अभी वो बोलता है कि हाँ मेरे पास में जो है अपना एफसीओ का लाइसेंस है, ए टू लाइसेंस है, वो दिखाता है। लेकिन वो बोलता है कि तुमने इसको तुम्हारे इधर कहाँ रजिस्टर्ड है, तुम्हारे लाइसेंस में कहाँ ऐड करना है। तो वो क्या प्रोसेस और कैसे क्या करना वो चाहिए। अपना जितेंद्र जी ने बताया ना, फॉर्म वो फॉर्म। ओ फॉर्म में आप अपने उसमें इंक्लूड कराइएगा, अच्छा अच्छा। आपको इंक्लूड करा के बस। ओके। ओके सर, थैंक यू जी सो जी, मच सर। थैंक यू। थैंक यू लेखराज जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन है, एज अ मैन्युफैक्चरर डू वी नीड टू चेंज लेबल क्लेम्स ऑफ 45 नोटिफाइड प्रोडक्ट्स इन शेड्यूल 6 और कैन वी कंटिन्यू विद प्रीवियस क्लेम्स? नो। सर आगे क्वेश्चन है, एक बार मैं पहले पूरा कर देता नो मीन्स कि जो नोटिफाइड में जो क्रॉप लेबल है दिया हुआ है, हूँ। आप उसी पे बेच सकते हैं। ओके। सेकेंडली इसमें है, सिंस वी आर होल्डिंग ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ प्रिंटेड पैकेजिंग एज पर ओल्ड प्रोडक्ट क्लेम्स, हाउ कैन वी टैकल दिस इशू? And secondly, does any franchise owner in direct selling should have retailer NOC, any FCO legality for selling products to end user? देखो, जो पहले जो है आपका जो पेंडिंग जो पैकिंग मटेरियल है, अगर उसके बारे में कर रहे हैं, तो उस केस में तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपना पैकिंग मटेरियल का जो पुराना पैकिंग मटेरियल है, उसको आप उसका इन्वेंट्री बना के आप सेंट्रल गवर्नमेंट को या FIDIC का या हमारे थ्रू के ये दे के, तो वी कैन आस्क फॉर स्पेशल परमिशन फॉर लिक्विडेशन ऑफ द पैकिंग मटेरियल, क्योंकि पैकिंग मटेरियल बहुत ह्यूज होता है। जी। जैसे बॉटल्स में प्री प्रिंटेड होता है, तो यू कैन नॉट चेंज दैट। लेबल तो आप एक तरफ से बदल भी सकते हैं, बट आई मीन यू कैन, आई मीन अगर स्टिकेबल है, बट ओवर हियर थिंग्स आर डिफरेंट। तो वो एक चैलेंज है। मेजर इंडस्ट्री इज लुकिंग टुवर्ड्स दैट चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज तब तक नहीं एड्रेस हो सकती जब तक लोग अपना इन्वेंट्री नहीं देंगे।
एंड दिस थिंग हैज टू बी फॉट थ्रू एनी एसोसिएशन। आप अपने एसोसिएशन को अपने इन्वेंट्रीज दीजिएगा और वो एसोसिएशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ले सकती है। We will be more than happy to help FIDSI in this area. Not an issue. We can take this up. It's a common industry issue. Yes. Next question is, sir, does any franchise owner should have a retailer NOC for selling products to end user? क्या किसी कंपनी का कोई फ्रेंचाइज ओनर फ्रेंचाइज चला रहा है तो उसको क्या एनओसी लेना होगा एज अ रिटेलर एनओसी फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू एंड मेरे ख्याल कंज्यूमर? से वो वही है, फॉर्म ओ का है। जितेंद्र, आर यू देयर? Yes. Yeah, can you just clarify this thing for them? What was the question? सर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कंपनीज फ्रेंचाइज बेचती हैं अपनी कंपनी की, तो जो फ्रेंचाइज ओनर है उसको कोई रिटेलर एनओसी लेना होगा ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनी से? किसी भी कंपनी को दो तरीके का फॉर्म ओ इशू करने का अधिकार है मार्केटिंग कंपनी को, एक है होलसेलर और एक है रिटेलर। फॉर्म ओ जब भी देंगे तो उसको होलसेलर रिटेलर को टिक करके दे देंगे, तो वो फ्रेंचाइजी एज ए रिटेलर अगर सेल कर रही है तो रिटेल करेगी, अगर होलसेलर बनाना चाहती है तो होलसेलर का उसको लाइसेंस दे देगी। ओके, तो वो फॉर्म ओ पे ही उसको दिया जाता है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक लैब बीन अपॉइंटेड फॉर स्पेशल फॉर्मुलेशन टू चेक टॉक्सिसिटी और कैन एनी लैब प्रोवाइड दिस रिपोर्ट? नहीं, labs are not notified, but any GLP lab, good laboratory practices accredited lab can generate your toxicological data. और केमिस्ट्री के लिए NABL या GLP लैब चाहिए, बट दे हैव टू बी accredited within that scope also. वो भी आपको देखना है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ क्या कहते हैं कि हमारी लैब NABL accredited है या GLP है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कहना के लिए, बताने के लिए कि भाई हमारे पास वो स्कोप टेस्ट करने के लिए इजाजत है कि नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ना। सर हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं। राहुल सर, हमारे पास कितना टाइम है? पुनीत, मैं विपिन सर से 10 मिनट के लिए और टाइम ले सकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा। नहीं, let it go यार। I mean, if the questions are relevant, it is better that people get. चलो, तो पुनीत, आई थिंक, थैंक यू विपिन सर। सो विपिन सर, 30 minutes थोड़ी इज ओके विद यू, राइट? या इट शुड बी। जितेंद्र, तू है ना मेरे पास में? हाँ सर, काम करते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ देखिए, रहेगा ये रिपीट करवाएंगे, देखिए। कोई दिक्कत नहीं, कर देते। विपिन सर, एक क्वेश्चन है कि कई बार ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, बायोस्टिमुलेंट के ऊपर लिख देते हैं लोग 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, इको सर्ट, इस तरह की बहुत सारी बातें आने लग गई हैं आजकल। ग्रीन टाइप की सब प्रोडक्ट मतलब आज की डेट में नेचुरल हो गए हैं। Is it, I mean, how risky is it, or is it like allowed, or is it a penalties on this kind of scenario? जी, ऐसा है कि इको सर्ट इज अ सर्टिफिकेशन। इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेशन देन यू कैन प्लेस इट। ओके, एज सच अभी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इतने स्ट्रिंजेंट है नहीं, लेकिन यस, मैंने पहले भी अपने तो आप लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है कि आप जो दिल में आए वो लिख दिए, ये 100% सेफ है, ये लैंग्वेज नहीं लिख सकते। जब ये ना, ये लीगल लैंग्वेज में, जैसे अब किसी ने अगर इको सर्ट का डाल रखा है, अगर तो उसके पास इको सर्ट का सर्टिफिकेशन है तो वो डाले। अगर उसके पास अपना प्रोडक्ट को उसने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले रखा है कि मेरा ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, तो वो डाले। पर ऐसा नहीं कि हर कोई जस्ट फॉर द फैंसी ऑफ इट कैन डू इट, वो वहां पे फिर वो गलत हो जाएगा। और जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई हम कोई भी क्रॉप लिख सकते हैं क्या, जैसे पहले करते थे, नहीं। अब सिंस लेजिस्लेशन आ गया है तो वो थोड़ा सा चैलेंज है, which we all need to adhere to on that part. Puneet, next questions, just quickly. Sir, next question है some mixture of humid acid and seaweed extract. What HSN code would be applicable? Also for humic acid individually, please elaborate. See, chapter 31 आएगा, ठीक है? चैप्टर 31 आएगा जो कि आपके उसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए है। लेकिन कस्टम्स में, अभी बीच में कस्टम्स में और GST में दे आर क्लासिफाइंग सीवीड्स अंडर चैप्टर 38, जो कि उसका अलग से चल रहा है। कस्टम्स INM से क्लैरिफिकेशन आ गई है
CIBRC से क्लैरिफिकेशन आ गई है कि सीवीड्स जो हैं बायोस्टिमुलेंट्स हैं एंड शुड बी क्लासिफाइड अंडर चैप्टर 31। ये तो JSINM का है। CIBRC से क्लैरिफिकेशन आया है कि सीवीड्स डू नॉट एग्जिस्ट in the schedule of the Insecticides Act, therefore are not under the preview of that thing. लेकिन customs में we have reason to believe that this situation has been resolved, but GST में अभी ये resolving stage पे है इस time. We're trying to resolve that particular issue. Okay, but you have to import through HS code 31. लेकिन अगर कस्टम्स वालों ने सीवीड देखा देन दे मे वांट टू इम्प्लाई कि ये चीज है, वहां पे आपको वो जस्टिफिकेशन देना है कि क्लैरिफिकेशन जा चुका है, द लेटर इज अवेलेबल विद अस, वी हैड गॉट दैट थिंग डन। लेकिन GST में कई बार वो करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जो सीवीड की बात कर रहे हैं, सीवीड में थोड़ा सा कंटेंट GA का है, गिबरेलिक एसिड का, तो उस बेसिस पे वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सिंस सीवीड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज बायोस्टिमुलेंट्स विद इन द FCO, so therefore chapter 31 will imply legally, but there is a challenge in the GST issue. Okay, thank you, sir. Next question है, how much crops as per FCO are mandatory for selling biostimulant or put it on marketing collaterals? आप डाटा जितने मर्जी का जनरेट कीजिएगा, कौन मना कर रहा है आपको? आप डाटा जनरेट करके अप्रूवल ले लीजिएगा, लेवल एक्सटेंशन होती रहेगी, देयर इज नो नथिंग। अगर आपको 100 क्रॉप्स पे करना है, आप 100 क्रॉप्स में डाटा जनरेट कीजिएगा जैसे उन्होंने कहा है, एंड देन हैव इट इनकॉर्पोरेटेड। देखिएगा, ऐसा है कि जो 34 प्रोडक्ट आ गए हैं, ओके, लेट मी गिव यू ए करंट एग्जांपल, 34 हैव कम, 34 की लेबल क्लेम्स आ गए हैं, ठीक है। अब आपने वही एक प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आप उसका लेवल क्लेम वीट पे है, आपको पैडी पे बेचना है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका एफिकेसी ट्रायल उस हिसाब से जनरेट करके INM को देना है कि ये मैं लेवल एक्सटेंशन के लिए ये मेरा डाटा है, ये कीजिएगा। वो आपका डाटा इवेल्युएट करेगी और आपको लेवल एक्सटेंशन पैडी पे दे देगी। ओके, next question is, sir, is MRP Act applicable to ECA? If yes, Yes. then how will MRP Act applicable to FCO biostimulant list of 45 products? MRP तो हर एक में लीगल मेट्रोलॉजी में MRP is a must. You have to place that thing. So there's no question about not Sir, placing it out there. yes, actually the question is not about placing the MRP. The question is up to what extent the MRP could be placed, because as a normal practice in direct selling, what we see is that the MRP of products are usually higher by 2 times to 3 times compared to the traditional market, because the companies need to cater to the distribution plans and everything. So is there any capping on the MRP that the companies need to follow? Not so far, there is no capping, I believe. I don't believe there's any capping. But see, you need to be reasonable. अगर आप ये देखिएगा, रिसेंटली अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि प्राइसिंग बहुत हो रही है, फार्मर्स के ऊपर बड़ा वो प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। I would not be surprised if in the near future, fertilizers तो ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंडर है, I will not be surprised कि अगर ये बायोस्टिमुलेंट्स भी प्राइस कंट्रोल में आ गए या ये पेस्टिसाइड्स आ गए नियर फ्यूचर में, तो आपने रीजनेबली जो आपका वो बनता है, जो आप समझते हैं अपनी प्रॉफिट का करके आप कितने में बेच सकते हैं, आप बेचिएगा, कौन मना कर रहा है। एक प्रोडक्ट पहले एक था 8,000 रुपए का बिक रहा था, जब उस टाइम बाकी लोग आ गए तो वो 2,500 पे आ गया प्रोडक्ट। तो वो मार्केट पे है आपका, आप कितने में बेच सकते हैं, कितना आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर आपका बिकता है तो आप बेचिएगा। तो ऐसा अभी तक कोई कैपिंग नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड अपने प्रोडक्ट्स नहीं है। बट देन यू नीड टू बी रीजनेबल, ये नहीं कि भाई फार्मर्स को लूट लो यार, ऐसा भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर कि आई गो विद द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ठीक है सर, तो अभी तक जो हमारा बायोस्टिमुलेंट ऐड हुआ है 45 एक्ट नहीं है, बायोस्टिमुलेंट एक्ट नहीं है, बायोस्टिमुलेंट गैजेट सर नोटिफिकेशन जो आया है
उसके रिगार्डिंग सर अभी तक लैब में क्या इक्विपमेंट चाहिए वो लिस्ट नहीं आई है सर, तो कब तक वो आ सकती है वो पॉसिबिलिटी? तो अभी नेक्स्ट गजट में आएगी, हो सकता है आपको 92 के साथ आ जाए, वो ओके उसकी सर। ऑलरेडी चर्चा चल रही है। बाकी आपको क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो अभी जून 10 वाला जो गजट है जिसमें मेथड ऑफ एनालिसिस दे रखे हैं, तो उसमें इक्विपमेंट भी दे रखा है। अब आप देखिएगा कि आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए। यस यस दैट्स वाई सर। वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, एक अलग से गजट आना चाहिए, वो आएगा, अभी नहीं आया, क्योंकि अच्छा। उसमें इन्होंने ये भी कुछ कहा है, स्टेट से अभी इन्होंने शायद कुछ मांगा है कि इंफॉर्मेशन की कौन 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 सी स्टेट्स क्या क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। ओके। लेकिन एक चीज पक्की है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्चुअली चाहिए, वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट लैब्स में है और ना ही वो रेफरल लैब में है। यस यस यस। ओके। और सर एक ये था, एक क्वेश्चन कि जब हम अपना लेबल पैकिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन होगा वही रखना है या कंपोजिशन भी रख सकते हैं? नहीं, आप स्पेसिफिकेशन रखिएगा जो है। कंपोजिशन डाल सकते हैं सर? हाँ, डाल दो, क्यों जितेंद्र, डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। हाँ, कंपोजिशन डालना है। हाँ, डाल सकते हैं सब। कंपोजिशन और मैंडेटरी है कि स्पेसिफिकेशन। एचपी सिंह सर ने कंपोजिशन कहा था कि मैंडेटरी दोनों है? डालो, कोई दिक्कत, तो मुझे लगता है कि डालना चाहिए। अभी कंपलसरी है नहीं है, इसलिए गाइडलाइन ना दो, कोई अगर इंस्पेक्टर पकड़ेगा तो कम से बुरा तो नहीं है, इसलिए कंपोजिशन और स्पेसिफिकेशन दोनों डालना अच्छा रहेगा। देखिएगा, ऐसा है प्रदीप जी कि जो हमारी जो आपको एडवाइस जा रही है ना, दिस इज बेस्ड ऑन जो आईएनएम हम लोगों को बताती है। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली लिखित में जब तक नहीं आएगा तब तक कोई हम्म। ठोस तरीके से आपको नहीं कह सकता भाई यही चीज है, क्योंकि ये सब ओके। चीजें लिखित में आनी है, अभी तक ठीक है। नहीं आई। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एफिकेसी का पहले था 3 लोकेशंस में 3 अलग अलग क्रॉप्स डाल दी, क्योंकि बाकी यस फर्टिलाइजर में यस भी यस। ऐसे होता है। लेकिन अब कहने राइट। लगे थे ये सिंगल क्रॉप चाहिए। तो यस। वो जो है ना, आई मीन, ये बाद में दिक्कत करेगी चीजें। तो इसलिए बेटर यही है कि आप केमिकल कॉम्पोजिशन डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका स्पेसिफिकेशन जरूर मैच होना चाहिए, क्योंकि ओके। स्पेसिफिकेशन आपका नोटिफाइड हो चुका है। ठीक है। मीन्स वो मैंडेटरी है स्पेसिफिकेशन, जी बट जी राइट जी। नाउ इन अ कंपोजिशन नॉट अ मैंडेटरी। हम्म। या ओके सर। Sir, next question है, as you mentioned that 94 new products are going to be added, does that mean we will need to update our FCO again? यस, वो तो ऑटोमेटिक है। अभी धीरे धीरे एफसीओ बुक 1000 2000 पेजेस की होने वाली है, डोंट वरी। Okay, sir, last question है, for the FCO products related to biostimulants and similar items, do we need to specifically mention the crop they are used to on, like wheat or sugarcane, or is a general category sufficient? नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो नोटिफिकेशन में जो आ गया है कि ये स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और इस डोज पे, इस क्रॉप पे बेच सकते हैं, बस वही है, और कुछ नहीं है। So, Rahul sir, questions are done. Hello. आप पुनीत। Yeah, I'm Dr. Kundu here from Climax. See, we are manufacturing pure seaweed sap, या and companies take those sap and then formulate it. या For that, the company has their FCO compliance which they are taking. But या as a manufacturer of pure seaweed, do we require any FCO format or guidelines to be followed? नो, यू आर No. सप्लाइंग इट एज अ रॉ मटेरियल, Yes, please. राइट डॉक्टर? Yeah. So when you're selling it as a raw material, your product is basically a raw material, which is further being formulated in a specific range or a Yes. formulation for Yeah. selling it as preparing the formulation as a biostimulant and for further selling off. Because that we don't have any control over it. So many people have asked, do you See, have it? seaweed sap can be used anywhere. Yes. Yeah, I mean, if I'm not mistaken, seaweed has got multiple applications. Yes.
So only the final product will be regulated. You're just providing pure seaweed sap, so so you are out of the ambit of that. All right. Thank you, Vipin ji. Yeah, welcome. Okay. थैंक यू विपिन सर, थैंक यू जसवीर जी, एंड थैंक यू पुनीत। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया एंड आपने जो आंसर्स दिए हैं, आई बिलीव हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और काफी और मैन्युफैक्चरर्स ने भी आज सेशन ज्वाइन किया है, उनको आंसर्स मिलेंगे। बट आई बिलीव कि एक सेशन जो 1-1.5 घंटे का है, उसमें कुछ अगर रह गया है क्वेश्चन, तो आपके पास एक नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी कैन पास दिस क्वेश्चंस टू बसाई एंड विपिन जी उनके आंसर्स के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लेट्स हैव फेस टू फेस मीटिंग। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें सबके सबको इनवाइट करते हैं और एक चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा होनी चाहिए, जिसके अंदर हम एक्चुअली थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। मे बी रियल टाइम प्रोडक्ट सामने रखें टेबल के ऊपर और प्रोडक्ट के लेबल देख करें, लाइसेंसिंग भी डिस्कस करें, इस तरीके से कुछ करनी चाहिए एक्टिविटी। तो हम विपिन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट मंथ वो हमें टाइम दें ताकि मैं आप सबको वहाँ दिल्ली में इनवाइट कर सकें और ये सेशन कर सकें। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, बट अमेजिंगली बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा और बहुत माइन्यूटली सब चीजें समझाएगी। और आप में से जिनके भी कोई क्वेश्चन रह गए हों तो आप इनको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। एंड आई थिंक विद दिस वी कम टू एन एंड। Thank you, Vipin sir. Thank you, Jasveer ji. Thank you, Puneet, so much for coming. And thank you, everyone, for participating. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you so everybody. much. Thank you. Thank you. Thanks, Jitendra. Thank you, sir. Thank you.